नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। हमारे देश में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसी प्राकृतिक वरदान की बदौलत अब उन्नत तकनीकों और वैज्ञानिक खेती को अपनाकर एक वर्ष में 6 फसलें लेना संभव हो गया है। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है, बल्कि भूमि का अधिकतम उपयोग कर फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी नए कीर्तिमान बनाए जा सकते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी समेटे हुए है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि विषय की गहराई से आप भी परिचित हो सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यह सच है कि एक ही खेत से एक साल में 6 फसलें लेना अब संभव हो गया है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो इसके लिए फसल चयन बहुत महत्वपूर्ण है। फसलें ऐसी होनी चाहिए जो कम समय में तैयार होने वाली हो और जिनकी सिंचाई एवं खाद की आवश्यकताएं सीमित और संतुलित हों। विशेषज्ञों की माने तो प्रत्येक 2 महीने की अवधि में एक फसल तैयार कर दूसरी फसल को लगाया जा सकता है। इनमें से अधिकांश फसलें 60 दिनों में पककर कटाई या तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इस सिस्टम में खेत को खाली करने के बाद अगली फसल की रोपाई के लिए तैयार किया जाता है। शुरुआत करते हैं जून जुलाई माह में की जाने वाली मूंग की खेती से। यह ग्रीष्म ऋतु की फसल है और 60 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके तुरंत बाद अगस्त अक्टूबर में धान या मक्का की खरीफ फसल लगाई जाती है। इसे तैयार होने में 90 से 100 दिनों का समय लगता है। नवंबर दिसंबर के महीने पालक या धनिया जैसी शाक भाजी वाली फसल के लिए उपयुक्त है और इसे 30 से 40 दिनों में बिक्री के लिए निकाल लिया जाता है। अब बात करें जनवरी फरवरी महीने में बोई गई मटर या आलू की फसल के बारे में। ये 60 दिनों में तैयार होने वाली फसलें हैं। मार्च अप्रैल में तरबूज या खरबूज को बोया जाता है और इनकी भी 60 दिनों में तुड़ाई कर ली जाती है। मई जून में लोबिया या मूंग की फसलें लगाई जाती हैं। ये दोनों गर्मी की फसलें हैं और 60 दिनों में बिक्री के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ यह गौर करने वाली बात कि हर फसल के बाद मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना इस क्रम में सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर साल दर साल प्रोडक्टिविटी में गिरावट आती जाती है। इसके लिए हरी खाद या ग्रीन मैन्योरिंग के महत्व को समय रहते समझ लेना चाहिए। साल में कम से कम एक बार सनई या ढैंचा की खेती कर उसे जुताई से खेत में मिला देना चाहिए। इसी तरह से जैविक खाद का भी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखने में कम महत्व नहीं है। गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और जीवामृत का उपयोग नियमित तौर पर किया जाना चाहिए। मिट्टी में किन तत्वों की कमी हो रही है, इसके लिए मृदा जांच भी नियमित तौर पर करवाते रहना चाहिए। साल में एक बार मिट्टी की जांच करवाकर आवश्यक पोषक तत्वों की जानकारी लेनी चाहिए और फिर एक्सपर्ट की सिफारिशों के अनुसार भूमि में पोषक तत्व देते रहना चाहिए। मिट्टी की नमी को बनाए रखना अच्छी फसल लेने में काफी मददगार सिद्ध होता है। इसके लिए सिंचाई और जल प्रबंधन पर ध्यान रखा जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाकर जल की बचत करते हुए भूमि को पर्याप्त मात्रा में पानी देता रहना चाहिए। जल की कमी की बढ़ती चुनौती को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और खेतों में मेड़बंदी या बंडिंग का प्रयोग करें। गर्मियों की फसलों के लिए शेड नेट या मल्चिंग का उपयोग करने से अधिक समय तक भूमि की नमी को बनाए रखा जा सकता है। इसके बाद फसलों के रोगों और कीटों की समय पर रोकथाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बताने की जरूरत नहीं कि हर फसल के अपने कुछ विशिष्ट रोग और कीट होते हैं। इनसे बचाव के उपाय समय रहते किए जाने चाहिए, अन्यथा बाद में काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए कीटों और रोगों से बचाव के ऐसे ही कुछ सामान्य उपायों पर एक नजर डालते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तकनीक को अपनाना एक प्रभावी विकल्प कहा जा सकता है। नीम तेल, लहसुन, नीम अर्क का छिड़काव करने से भी कीटों और रोगों का नियंत्रण होता है। रोगी पौधों को समय पर नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा अन्य पौधों को संक्रमित होने में अधिक समय
नहीं लगता। यह नहीं भूलें कि फसलों के रोटेशन से रोग चक्र को तोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए मूंग में येलो मोज़ेक वायरस की रोकथाम के लिए पहले रोगी पौधों को हटाना चाहिए और फिर अत्यधिक प्रकोप होने की स्थिति में थाइमेट दवा का प्रयोग करना चाहिए। धान में झुलसा रोग के कंट्रोल के लिए ब्लाइट्रॉन या पावस्टीन का छिड़काव करने से काफी बचाव हो जाता है। आलू की फसल में झुलसा रोग से बचाव मैंकोजेब का छिड़काव करने से किया जा सकता है। अपनी फसलों की नियमित निगरानी करते रहें। किसी भी रोग या कीट के लक्षण दिखने पर बिना समय गंवाए नियंत्रण के उपाय करें। प्रत्येक 3 से 4 दिनों पर खेत का निरीक्षण करें। मोबाइल ऐप्स जैसे किसान सुविधा, कृषि ज्ञान आदि से मौसम और इस अवधि में होने वाले रोगों की जानकारी पर नजर बनाए रखें। स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहें और उनसे सलाह लेते रहें। मोटे तौर पर यह जानकारी भी होनी जरूरी है कि इन 6 फसलों पर कितनी लागत आ सकती है और उत्पादन के साथ आमदनी कितनी होगी। मूंग की फसल से शुरुआत करते हैं। प्रति एकड़ में लगभग 8,000 रुपए तक की लागत आ जाती है और 5 क्विंटल तक उपज मिलती है। इसका औसतन बाजार भाव लगभग 7,000 रुपए प्रति क्विंटल माने तो कुल प्राप्ति होती है 35,000 रुपए की। इसी तरह से धान या मक्का में 12,000 रुपए की लागत, 20 क्विंटल उत्पादन तथा 2,000 रुपए क्विंटल की दर से 40,000 रुपए बिक्री से मिलता है। पालक या धनिया में 6,000 रुपए की लागत से 4 टन उपज और 8 रुपए प्रति किलो की दर से 32,000 रुपए की प्राप्ति होती है। मटर या आलू में 15,000 रुपए की लागत से 80 क्विंटल उपज तथा 10 रुपए प्रति किलो के भाव से 80,000 रुपए बिक्री से मिलते हैं। तरबूज या खरबूज में 18,000 रुपए की लागत से 100 क्विंटल पैदावार तथा 8 रुपए प्रति किलो की दर से 80,000 रुपए की प्राप्ति होती है। लोबिया में 7,000 रुपए की लागत से 6 क्विंटल की उपज तथा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 36,000 रुपए की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कुल अनुमानित लागत 66,000 रुपए आती है और शुद्ध लाभ 2,37,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष प्राप्त हो जाता है। यहाँ यह बता दें कि समय और स्थान के अनुसार लागत और कुल आमदनी में बदलाव संभव है। अंत में कुछ सुझाव भी जरूरी है, जैसे बाजार की मांग के अनुसार फसल चयन करें, स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेने में संकोच नहीं करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाएं जैसे मधुमक्खी पालन, मशरूम, मत्स्य पालन भी साथ साथ करें। यह नहीं भूलें कि कृषि मशीनों का प्रयोग समय और श्रम की बचत करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।